तो चलिए जानते हैं हमारे इस ग्रुप के कलाकार का परिचय उन्हीं की जुबानी। पंकज रामेंदु एक कवि तो हैं, लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पंकज ने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी किया है। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा कोई लेकिन उनका तो ख्वाब कुछ और ही था। पंकज भी सफलता का स्वाद चखने के लिए बेताब हैं। पंकज बताते हैं कि वे पिता को पहला गुरु मानते हैं। उनके द्वारा बताई गई कविता की खामियों को वो आगे भी याद रखते हैं। ये तो क्या शुरू से डिसाइडेड नहीं था कि क्या बनना चाहता हूँ। पहले लगा कि सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे और आईएएस बन जाएंगे। फिर उसके बाद वो छोड़ा, माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर लिया। फिर कुछ समय तक एक प्राइवेट बड़ी फर्म में साइंटिस्ट के तौर पर काम किया। फिर वहाँ पर भी मन नहीं लगा तो फिर जर्नलिज्म का कोर्स किया 2 साल। जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद फिर इधर चैनल उधर चैनल, इसको करते करते भटकते भटकते अब ये समझ में आया कि हाँ, लेखन ही कर सकता हूँ, यही काम कर सकता हूँ, यही करना चाहिए मुझे। पंकज की हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है रेहड़ी। हर कलाकार अपनी पहचान बनाने के प्रयास में लगा होता है, लेकिन मुकाम पर वो ही पहुंचता है जिसके अंदर धैर्य होता है। हम एक नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, जो मुंबई से लोगों को भगाया जा रहा था, नॉर्थ इंडियंस को, उसको लेकर हमने एक नुक्कड़ नाटक किया। तो वो नुक्कड़ नाटक हुआ। नुक्कड़ नाटक होने का जो हमारे पास कोई दर्शक ही नहीं थे, हम अकेला ढपली बजा बजा के प्ले कर रहे थे, कुछ हुआ है। तो हमें बड़ी निराशा सा भाव आया। तो हम ऐसे हताश बैठे हुए थे। तो एक गुरु हैं मेरे, मतलब काफ़ी हम लोग में हैं, वो मुझे बताते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही कि बोले, बेटा एक बात ध्यान रखना कि किसी भी नए काम की, किसी भी नई चीज़ की 3 गतियाँ होती हैं। उन गतियों को पार करने के बाद ही आप किसी जगह पर पहुँचते हो। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका उपहास किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। आप जब उस गति को पार करते हो, उस स्थिति को पार करते हो, आप उपहास से अपने आप को बचा लेते हो कि अरे ठीक है, करने दो मजाक। तो आप दूसरी गति पर पहुँचते हो, वो होती है आलोचना। फिर आपकी आलोचना की जाती है, अरे तुम बहुत बुरा हो, तुम बहुत बकवास काम कर रहे हो, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, उस टाइप की बातें। जब आप आलोचनाओं से भी निकल जाते हो तो तीसरी जो गति होती है वो होती है स्वीकृति की गति। फिर लोग आपको स्वीकार करने लग जाते हैं। तो इन 2 गतियों को पार करना ज़रूरी होता है। जब भी कभी कुछ अपने आप में नैराश्य होता है तो मैं इस बात को अपने फिर दोहरा लेता हूँ कि हाँ, ये बात ज़रूरी है। शायद अभी मैं आलोचनाओं की स्थिति से गुजर रहा हूँ, पास तोड़ गया जितना उड़ना था, अब शायद आलोचनाओं की स्थिति से हो रहा हूँ। जिस दिन आलोचना हो जाएंगी उस दिन लोग शायद धीरे धीरे अब स्वीकार भी करने लग जाएंगे। दोस्तों, पंकज का भी मानना है कि आप कितने भी तेज चलो, लेकिन जमाना आपके चाल से संतुष्ट होकर आपका साथ दे, ये जरूरी नहीं। पंकज रामेंदु ने कई नुक्कड़ नाटक किए, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, लेकिन मकसद सिर्फ कामयाबी जो अभी दूर है। उन्होंने बताया कि एक लेखक भुवनेश्वर की मृत्यु स्टेशन पर कंबल न मिल पाने के कारण ठंड से हो गई। वो उन्हें बहुत चुभा। उस पर उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर समाज और उसके ठेकेदारों पर कटाक्ष किया है। ये कविता दरअसल एक लेखक थे बहुत बड़े, उनका नाम है भुवनेश्वर। अब वो रहे नहीं, खैर वो तो प्रेमचंद के ज़माने में उनका इंतकाल हो गया था। उनके साथ क्या हुआ कि भुवनेश्वर बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उस दौर के आलोचकों ने उनको सही तरीके से बढ़ने नहीं दिया। ऐसा कई बार मालूम चलता है पढ़ के, सुन के। उनके साथ एक जो ख़ास बात हुई वो ये हुई, या बुरी बात जो हुई वो ये हुई कि जिस दिन उनका इंतकाल हुआ किसी को मालूम नहीं कि उनका इंतकाल कैसे हुआ। लोगों के द्वारा इस बात को मालूम चलता है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर कंबल ना ही मिलने के कारण सर्दी में ठिठुर कर मर गए थे। अब जब उनका इंतकाल हो गया तो अब उनके नाम पर ट्रस्ट भी बना लिया गया। अब उनके नाम पर वही सारे आलोचक और उनकी नई पीढ़ियां जो है वो कविताएं कर रही हैं, गोष्ठी कर रही हैं, उनके ऊपर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो वो एक कुड़न थी मेरे मन में। तो उस कुड़न को मैंने अपनी कविता के जरिए प्रस्तुत किया था। वो कविता मैं ज़रूर आपको पढ़ा देता हूँ। पीड़ा नाम है कविता का। भुवनेश्वर के बहाने वो लिखता क्या था? आतंक उनके लिए जो मान बैठे थे खुद को खुदा, शब्दों का ब्रह्मा, जो ये मानते थे कि वो जानते हैं, जो ये मानते थे कि वो जानते हैं, जो ये मानते थे कि कोई नहीं जानता, जो ये मानते थे जानना भी उन्हें आता है, जो ये मानते थे कलम उनके बाप की है, जो ये मानते थे लिखना उन्हें आता है। वो आतंकित हो गए थे नए शब्दों के चयन से। एक असुरक्षा घिर गई थी उनके मन में।
उसकी लेखनी में कुछ आम सा था, कुछ साधारण सा लगने वाला, जिसे हर कोई समझ जाता था, जो हर एक की बात थी। उसमें कुछ आधुनिकता थी, कुछ ऐसा जो अब तक नहीं लिखा गया, या जिसे लिखने की हिम्मत नहीं जुटा सका था कोई। वो भय बन गया था अचानक। उसे सब समझते थे, जिसे हम आम कहते हैं, और जिसे नासमझ भी कहा जाता है। वो उनकी बोली, उनकी भाषा की बात थी। उसने वो बात भी कही या लिखी जो शायद उस दौर की सोच में ना था। बस आलोचनाओं के कीड़े धीरे धीरे कुतरने लग गए उसे। बुद्धिजीवियों के पिराना रूपी समूह ने साहित्यिक मांस को नोच डाला। शब्दों के गोश्त को चबा चबा कर सब कुछ पचा गए, और सुबह की जुगाली में दांतों में फंसे हुए गोश्त के टुकड़े को किसी पैनी चीज से कुरेद कर निकाल फेंका था। वो टुकड़ा जो किसी कहानी, किसी कविता का हिस्सा था, हवा में विलीन हो गया। सुना है वो जो आतंक था, वो सर्दी के आतंक से ठिठुर गया था। आजकल साहित्य का मांस नोचने वाले, जिनके पुरखों ने उसके गोश्त का मजा चखा था, उसके शब्दों के मांस का फिर लुत्फ उठा रहे हैं। उसके मरने पर अफसोस जता रहे हैं। उसकी याद में गोष्ठी पर गोष्ठी सजा रहे हैं, जिसमें कहानी के किसी टुकड़े को, एकांकी के किसी कतरे को, कविता के किसी पल को याद किया जा रहा है। और उसे भी, जो कभी आतंक था, उसे भुनाया जा रहा है। कैसा अजीब है ये रवैया। तिल तिल कर मरना, फिर एक दिन चुपचाप खामोश हो जाना। कितना मुश्किल है दुनिया में अमर हो पाना।